नमस्कार साथियों, ज्ञान इसलिए गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक होगा चोल वंश, पल्लव वंश, चेर वंश और पांड्य वंश। इनके उदय कैसे हुए, इनके पतन कैसे हुए, एक एक करके सबको सविस्तार पढ़ेंगे। दक्षिण भारत प्राचीन काल से ही अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषाई और राजनीतिक पहचान के लिए जाना जाता है। यद्यपि अधिकांश इतिहास लेखन उत्तर भारत पर केंद्रित रहा, परंतु दक्षिण भारत के राजवंशों ने भी भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में गहरा प्रभाव डाला है। यह क्षेत्र तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जैसी भाषाओं के साथ ही अत्यंत समृद्ध साहित्य, स्थापत्य, व्यापार और धर्म का केंद्र रहा है। आगे चलते हैं इसी क्रम में। दक्षिण भारत के 4 प्रमुख राजवंश रहे हैं: चेर, पांड्य, चोल और पल्लव। चेर वर्तमान केरल और पश्चिमी तमिलनाडु के प्रमुख थे। पांड्य मदुरै और दक्षिण तमिलनाडु में प्रभावशाली थे। चोल कावेरी डेल्टा, तंजावुर क्षेत्र में प्रमुख थे और पल्लव कांचीपुरम केंद्र उत्तर तमिलनाडु में ये शक्तिशाली थे। इनके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, यह संगम साहित्य, 300 BCE, 300 CE, यूनानी रोमन यात्रियों के वर्ण जैसे प्लिनी और टालमी के वृत्तांत से मिलती है। चोल व पल्लवों के शिलालेख तमिल, ब्राह्मी, संस्कृत, इन शिलालेखों से इनके बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार पुरातात्विक प्रमाण, मंदिर, मूर्तिकला और सिक्कों से भी इनके बारे में जानकारी मिलती है। विदेशी यात्रियों जैसे हवेन सांग, मार्को पोलो आदि ने भी इनके बारे में वर्णन किया है। चेर वंश। चेरों का उद्भव व भौगोलिक विस्तार। चेर वंश का स्थानीय नाम केरल पुत्र कहा जाता है। क्षेत्रीय विस्तार वर्तमान केरल, कोयम्बटूर, पश्चिमी तमिलनाडु, कोंगू और नाडु के अंतर्गत ये आते हैं। प्रमुख नगर वाची, मुजरिश, बंदरगाह ये हैं। चेर वंश के प्रमुख शासक हैं। चेर वंश के प्रमुख शासक यदि आप चाहें तो नोट कर सकते हैं: उद्दीन चेरन फर्स्ट और सेंगटूर, ये आपके चेर वंश के प्रमुख शासक हैं। शासन व्यवस्था कुलीन परिषद, मंत्रिमंडल की भूमिका होती थी। स्थानीय शासक नाडु जो भूमि और न्याय संभालते थे। संगम ग्रंथों में युद्ध प्रियता व वीर गाथाओं का वर्णन मिलता है। आर्थिक व व्यापारिक संबंध। चेर शासकों ने मुजरिस, थोंगमणि, कोंगू जैसे बंदरगाहों से रोमन साम्राज्य के साथ मसालों, मोती, हाथी दास का व्यापार किया। रोमन सिक्के चेर क्षेत्र में भारी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। धर्म व संस्कृति। आरंभिक काल में संगम काल प्राकृतिक पूजा के उल्लेख हुआ है। बाद में जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखाया गया। कन्नगी की पूजा विशेष थी। चेरों के काल में तमिल साहित्य ने उत्कृष्ट प्रदान प्राप्त किया है। ये आगे चलते हैं इसी क्रम में। इनके पतन के क्या कारण रहे हैं? व्यापार मार्गों पर अन्य राजाओं का प्रभुत्व होना, चोल व पांड्यों के बीच संघर्ष में संतुलन खोना, तटीय बंदरगाहों का विनाश व भौगोलिक परिवर्तन होना इनके पतन के कारण है। आगे चलते हैं पांड्य वंश की तरफ। पांड्य वंश दक्षिण भारत के प्राचीनतम राजवंशों में से एक है। इस वंश का उल्लेख महाभारत, मैग्नस तीर, संगम साहित्य व रोमन स्रोतों से मिलता है। यह वंश मुख्यतः तमिलनाडु के दक्षिण भाग में स्थापित था। पांड्य राजा संगम सभाओं के महान संरक्षक थे, जिन्होंने तमिल साहित्य और संस्कृति को अद्वितीय ऊंचाइयां दी। भौगोलिक विस्तार। इनका भौगोलिक विस्तार में राजधानी मदुरै है। अन्य नगर किल्लीकुरिची, कुडालूर और कोरेरू ये मुख्य शहर हैं। भौगोलिक क्षेत्र तमिलनाडु का दक्षिण भाग त्रिची से लेकर कन्याकुमारी तक है और पश्चिमी घाट, पश्चिम में पचाट पर्वत व पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक इसका विस्तार पाया जाता है। आगे चलते हैं। इसके प्रमुख शासक, इन शासकों के नाम आप नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। क्या क्या इनका योगदान रहा है इसका भी आप नोट्स बना सकते हैं।
आगे चलते हैं मध्यकालीन पांड्य 9वीं और 14वीं शताब्दी के बीच। ये शासक जटावर्मन सुंदर और मारवर्मन कुलेश्वर ये पांड्य वंश से। चोल वंश का अंत श्रीलंका काची में वैगी तक विस्तार चिदम्बरम मंदिर का पुनर्निर्माण इन्होंने किया है। इसी तरह से आगे चलते हैं अगले क्रम में। प्रशासनिक विशेषताएं। राजा सर्वोच्च शासक, देवत्व का प्रभाव अधिकारियों में मंत्रिपरिषद, सेना नायक, कोषाध्यक्ष। न्याय का वितरण नगर सभाओं द्वारा भी होता था। कर व्यवस्था। भूमि कर जिसे उर्वरई कहा गया है, व्यापार कर, जल कर, व्यापार मार्गों पर शुल्क व टोल उस समय लिया जाता था। सैन्य बल। मुख्यतः हाथी, पैदल व अश्व सेना होती थी। शिलालेखों में वर्गम सेना टुकड़ी का उल्लेख पाया गया है। धर्म, समाज व संस्कृति। प्रमुख धर्म आरंभ में प्रकृति पूजा, बाद में शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध धर्मों का प्रभाव यहाँ देखने को मिला है। मदुरै मंदिर, मीनाक्षी अमन का पुनर्निर्माण। तिरुवल्लपुर, कन्नगी आदि पात्रों की प्रतिष्ठा। समाज जातीय विभाजन परंतु अपेक्षाकृत उदार व्यवस्था यहाँ देखने को मिली है। महिला विधवाएं, जो महिला विद्वान है वे अभेयार जैसे महान प्रसिद्ध हैं। साहित्य व शिक्षा। संगम साहित्य का ये स्वर्ण युग है। संगम सभाएं 3 महाल तमिल अकादमियां मुदेर के राजाओं द्वारा संरक्षित हैं। लोक साहित्य में वीर गाथाएं, युद्ध, काव्य, प्रेम संगीत जैसे साहित्य मिलते हैं। स्थापत्य व वास्तुकला। द्रविड़ शैली की यह आधारशिला है। मुदेर का मीनाक्षी मंदिर पांड्यकालीन स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंडप, गोपुरम, सभा मंडप की परंपरा की शुरुआत यहाँ देखने को मिली है। विदेशी संपर्क व व्यापार। पांड्य साम्राज्य, रोमन साम्राज्य श्रीलंका, सुमात्रा, मलेशिया से व्यापार करते थे। मसाले, मोती, हाथीदांत, मोती कस्तूरी प्रमुख निर्यात वस्तुएं थी। रोमन लेखक टॉलमी ने भी पांड्य व्यापारिक बंदरगाहों का उल्लेख किया है। पतन के कारण इनके चोलों व पल्लवों के साथ दीर्घकालिक संघर्ष, आंतरिक संघर्ष व उत्तराधिकार विवाद। दिल्ली सल्तनत, मलिक काफू का आक्रमण 1311 ईस्वी। पांड्य पराजित हुए इसमें। विजयनगर साम्राज्य का उदय। शेष सत्ता यहाँ इनकी समाप्त हो गई। आगे आते हैं चोल वंश की तरफ। चोल वंश दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राजाओं में से एक था। यह वंश संगम काल से लेकर 13वीं शताब्दी तक विभिन्न रूपों में अस्तित्व में रहा है। क्षेत्र कावेरी डेल्टा, तंजावुर और त्रिची। प्रारंभिक राजधानी उरेयूर है इनकी और मुख्य राजधानी बाद में तंजावुर को और गंगैकोंड चेलपुरम को बनाया गया। प्राचीन चोल वंश। संगम ग्रंथों में उरेयूर को चोलों की राजधानी बताया गया है। प्रसिद्ध चोल राजा करिकाल चोल कावेरी नदी पर बांध बनाने व युद्धों के लिए प्रसिद्ध। चोलों का प्रारंभिक ये शासन काल है। उत्तर चोल या महान चोल वंश 850 सीई 1279 सीई तक विजयालय में पल्लवों को पराजित कर चोल साम्राज्य की नींव रखी। उसने तंजावुर को राजधानी बनाया और नीलायदिक्कु मंदिर का निर्माण करा। आगे चलते हैं। चोल प्रमुख शासक आदित्य। पल्लवों को पराजित कर उत्तरी तमिलनाडु पर अधिकार। चोल सेना का विस्तार। राजराज द ग्रेट। चोलों को दक्षिण भारत का सर्वोच्च शक्ति बनाया गया। श्रीलंका, मालदीव आदि पर इन्होंने विजय प्राप्त की और वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया है, जो यूनेस्को की धरोहर लिस्ट में इसका नाम शामिल है। राजेंद्र चोल अपने पिता की विजय को आगे बढ़ाया। गंगा से लेकर दक्षिण चीन सागर तक विजय गंगा कोडा चोलपुरम राजधानी बनाई। श्री विजय साम्राज्य सुमात्रा मलाया पर 9 सैनिक चढ़ाई की। कोलोतुंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और अंतिम शासक राजेंद्र थर्ड हैं। चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था पर एक नजर डालते हैं
केंद्र प्रदेश नगर पालिका ग्राम पंचायत की बहुस्तरीय प्रणाली देखने को मिली है। उच्च राजस्व प्रणाली भूमि सर्वेक्षण उपज के आधार पर निर्धारण यहाँ किया जाता है। स्थानीय स्वशासन सभा और नाडु ग्राम सभा प्रणाली उदाहरण उत्तर मेरु और शिलालेख के द्वारा यह पता चलता है। आगे चोल नौसेना व सैन्य शक्ति। राजेंद्र चोल ने इतिहास की पहली भारतीय सामुद्रिक विजय की शुरुआत की। चोल नौसेना ने श्रीलंका, मालदीव, जावा, सुमात्रा तक नियंत्रण स्थापित किया। बड़े पैमाने पर जहाज निर्माण व नौसैनिक बंदरगाह इन्होंने बनाए हैं। चोल वंश के द्वारा भारत में पहली बार नौसेना का संचालन किया गया है। धर्म, समाज व संस्कृति। शैव धर्म चोलों का राजधर्म रहा है। वैष्णव, बौद्ध, जैन धर्म का संरक्षण इन्होंने किया है। नायनार व आलवार संतों को संरक्षण मिला है। समाज में जातिगत ढांचे के साथ कुछ उदारता देखने को मिली है। चोल स्थापत्य वास्तुकला। वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया जो तंजावुर में स्थित है। द्रविड़ शैली की उत्कृष्टता देखने को मिलती है। विशाल गोपुरम, शिखर, चित्रकला, मूर्तिकला के यहाँ दर्शन होते हैं। आगे गंगे कोड़ा चोलपुरम मंदिर राजेंद्र चोल द्वारा बनाया गया। नंदी प्रतिमा व गर्भ व्यवस्था की यहाँ भव्यता देखने को मिलती है। अन्य प्रसिद्ध स्थल ऐरावतेश्वर, दारासुरम, चिदम्बरम, तिरुवन्नामलई मंदिर यहाँ देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं। विदेशों से संपर्क व दक्षिण पूर्व एशिया में इनका प्रभाव। श्री विजय इंडोनेशिया, कंबोडिया, बर्मा, थाईलैंड से व्यापारिक व राजनीतिक संबंध थे इनके। चोल संस्कृति ने दक्षिण पूर्व एशिया की वास्तुकला, भाषा व धर्म को प्रभावित किया है। तमिल व्यापारिक गिल्ड मणिग्रामम, अडनूरुवर विदेशों में सक्रिय। चोल साम्राज्य के पतन के क्या कारण रहे, इस पर भी एक नजर डालते हैं। चोलों का पतन 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ। पांड्यों और होलसोलों में के उभार के कारण इनका पतन हुआ। अंततः पांड्य शासकों ने 1279 ईस्वी में चोलों को समाप्त कर दिया। पल्लव वंश का परिचय और उद्भव। पल्लव वंश पे भी एक नजर डालते हैं। पल्लव वंश दक्षिण भारत का एक प्राचीन राजवंश था जिसने लगभग 3वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी तक तमिलनाडु के उत्तरी भाग पर शासन किया। पल्लवों ने दक्षिण भारतीय राजनीति, कला, स्थापत्य और संस्कृति में अपूर्णीय योगदान दिया। उन अनेक उद्भव को लेकर उनके मतभेद हैं, परंतु अधिकांश इतिहासकार उन्हें मूलतः दक्षिण भारतीय मूल का राजवंश मानते हैं जिसका प्रारंभिक केंद्र तटीय तमिलनाडु था। भौगोलिक विस्तार। राजधानी कांचीपुरम, वर्तमान में इसका नाम कांची है। क्षेत्र तमिलनाडु का उत्तरी भाग, कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रीय विस्तार 7वीं 8वीं सदी तक तमिलनाडु के उत्तर भाग से लेकर आंध्र के दक्षिणी भाग तक यह फैला हुआ था। प्रमुख पल्लव शासक महेंद्र वर्मन 600 से 630 ईस्वी। पल्लव वंश के महान शासकों में से एक है। चालुक्यों से इनके संघर्ष हुए हैं। कांचीपुरम को राजधानी बनाया, इसे धार्मिक एवं शैक्षिक केंद्र बनाया। मंदिर निर्माण में ये अग्रणी रहे हैं और खासकर महाबलीपुरम के शिल्प कला इनके समय में हुई। नंदीवर्मन महेंद्र वर्मन का पुत्र, पल्लव साम्राज्य का विस्तार किया, प्रशासनिक सुधार की और कला को बढ़ावा दिया। चालुक्य राजवंश के खिलाफ इन्होंने कई युद्ध लड़े हैं। नरसिंह वर्मन सेकेंड राजवंश का सबसे बड़ा सम्राट, 690 से 725 ईस्वी। कला, संस्कृति और स्थापत्य के नायक, महाबलीपुरम में शिल्प कार्यों का उत्कृष्ट, कई मंदिरों का निर्माण कर शैव धर्म का इन्होंने प्रचार किया है। अन्य शासकों के भी आप नाम पढ़ सकते हैं, इनके कार्य भी आप वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। महाबलीपुरम के शिल्प। यह स्थान पल्लव शासकों का प्रमुख शिल्प कला केंद्र था। विशाल पत्थर की नक्काशी, मंदिर और पर्वतों पर बनी मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। विशेष रूप से पांच रथ, शिव रथ और दूसरे रथ है इसमें। अन्य महाबलीपुरम को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की घोषित किया गया है।
मंदिर वास्तुकला, शिव मंदिरों का निर्माण, गुफा की शुरुआत की गई है। गुफा मंदिरों की शुरुआत इनके शासनकाल में की गई है। द्रविड़ स्थापत्य शैली की नींव पल्लवों ने रखी है। आगे चलते हैं इसी क्रम में। धर्म, संस्कृति और साहित्य। पल्लव शासक शैव धर्म के प्रचारक थे, साथ ही वैष्णव धर्म को भी संरक्षण इन्होंने दिया है। तमिल और संस्कृत दोनों भाषाओं का साहित्य फल फूल रहा था इनके समय में। कालिदास जैसे संस्कृत कवि पल्लव दरबार में आशीर्वाद यहाँ पर पाए हैं। आगे चलते हैं। विदेशों से संपर्क और प्रभाव। समुद्री व्यापार और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंध। पल्लव वंश की नौसेना शक्ति ने विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। कंबोडिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड में पल्लव स्थापत्य एवं कला के प्रभाव देखने को मिलते हैं। पतन के कारण पर एक नजर डालते हैं। इसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्नों की हमारी श्रृंखला शुरू हो गई है। बहुविकल्पीय प्रश्नों से हमारे सारे टॉपिकों से सारी चीजें निकल के सामने आ जाएंगी। चालुक्य और पांड्य राजाओं के साथ संघर्ष रहा। आंतरिक कलह और राजनीतिक दुर्बलता। परिवार में जो आंतरिक कलह है उससे भी इनको हार का मुंह देखना पड़ा। 9वीं सदी में पांड्य चालुक्य वंशों के बढ़ते प्रभाव के कारण इनका पतन हुआ। पहला प्रश्न, चोल वंश की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? चोल वंश की प्राचीन राजधानी उरेयूर थी। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। चोल राजा राजराज फर्स्ट द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? यह बृहदेश्वर मंदिर है। अगला प्रश्न, साथियों व्याख्या में आप सारी चीज पढ़ सकते हैं। मैं केवल आपका प्रश्न पढ़ूंगा और उसका आंसर बताऊंगा। व्याख्या आप स्वयं पढ़ सकते हैं। चेर वंश का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? चेर वंश का प्रमुख बंदरगाह मुजरिस है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांड्य वंश की प्रसिद्ध राजधानी कौन सी है? पांड्य वंश की प्रसिद्ध राजधानी मदुरै है। पल्लव वंश का महाबलीपुरम स्थल किस प्रकार की कला के लिए प्रसिद्ध है? यह शिल्प कला और गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी हमारा सही है। चोल वंश के महान शासक राजेंद्र चोल ने किस क्षेत्र तक अपनी विजय का विस्तार किया है? श्रीलंका से दक्षिण चीन सागर तक का इन्होंने विस्तार किया है। पल्लव वंश के कौन से शासक को महाभारत के नायक की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन बी हमारा सही है। महेंद्र वर्मन फर्स्ट को महाभारत के नायक की संज्ञा दी जाती है। दक्षिण भारत के चोल वंश का सामाजिक शासन प्रणाली में निम्न में कौन प्रमुख था? ऑप्शन डी हमारा सही है। स्वयं शासन प्रमुख था। किस राजवंश ने तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया? चोल वंश ने तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया। पल्लव वंश के स्थापत्य कला में कौन सी शैली प्रमुख थी? द्रविड़ शैली प्रमुख थी। निम्न में से कौन सा तमिल संगम साहित्य का ग्रंथ नहीं है? महाभारत नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चोल साम्राज्य की नौसेना ने किस विदेशी क्षेत्र पर हमला किया? श्रीलंका पर हमला किया। अगला प्रश्न, पांड्य वंश की प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या थी? समुद्री व्यापार और मसालों का निर्यात करना इनकी प्रमुख आर्थिक गतिविधि थी। महाबलीपुरम में स्थित प्रसिद्ध पंचरथ किस राजवंश से संबंधित हैं? ये पल्लव वंश से संबंधित हैं।
चेर वंश की प्रमुख भाषा क्या थी? इनकी प्रमुख भाषा तमिल भाषा थी। चोल वंश का कौन सा शासक गंगा कोड़ा चोल के नाम से प्रसिद्ध हुआ? राजेंद्र चोल प्रथम इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला प्रश्न, पल्लव वंश का किस शासक ने महाबलीपुरम के गुफा मंदिरों का निर्माण कराया? ऑप्शन ए हमारा सही है, महेंद्र वर्मन ने गुफा मंदिरों का निर्माण कराया। महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने कराया ये। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राजवंश ने पहली बार दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पर शैव धर्म को बढ़ावा दिया? पल्लव वंश ने सबसे ज्यादा शैव धर्म को बढ़ावा दिया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने तमिल साहित्य के संगम युग को संरक्षित किया है? ऑप्शन डी हमारा सही है, पांड्य वंश ने सबसे ज्यादा तमिल साहित्य को संरक्षित किया है। अगला प्रश्न, चोल वंश की प्राचीन मुद्रा किस धातु से बनी होती थी? यह चांदी धातु से बनी होती थी। महाबलीपुरम में पल्लवों द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध शिल्प समूह को क्या कहा जाता था? इसे पंचरथ कहा जाता था। अगला प्रश्न, चेर वंश के कौन से राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया? ऑप्शन ए हमारा सही है, उद्दीन चेरन ने अश्वमेध यज्ञ किया। पांड्य वंश का प्रसिद्ध तमिल काव्य शिल्प किसके जीवन चरित्र पर आधारित है? ऑप्शन बी हमारा सही है, यह कण्णगी के जीवन चरित्र पर आधारित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चोल वंश की नौसेना ने किस सागर में प्रभुत्व स्थापित किया? हिंद महासागर में इन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। दक्षिण में ही हमारा हिंद महासागर पड़ता है और दक्षिण में ही इन्होंने हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। पल्लवों ने किस भाषा में अपने प्रशासनिक शिलालेखों को लिखा है? तमिल और संस्कृत भाषा में इन्होंने अपने शिलालेखों को लिखा है। अगला प्रश्न, चोल वंश के राजेंद्र चोल ने अपनी राजधानी का नाम क्या रखा? राजेंद्र चोल प्रथम के बारे में ये बात कही गई है। ऑप्शन सी हमारा सही है, गगेकोड चोलपुरम रखा। अगला प्रश्न, पांड्य वंश के किस राजा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की? जटावर्मन ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल की एक विशेषता क्या थी? ऑप्शन बी चालुक्यों के खिलाफ युद्ध करना इनकी एक विशेषता थी। चेर वंश की भाषा तमिल के अतिरिक्त कौन सी भाषा भी प्रचलित थी? मलयालम भी प्रचलित थी उस समय पर। अगला प्रश्न, चोल वंश के कौन से शासक को राजराज द ग्रेट कहा गया है? राजराज प्रथम को राजराज द ग्रेट कहा गया है। पल्लवों ने किस प्रकार की स्थापत्य कला को विकसित किया है? गुफा मंदिरों को इन्होंने विकसित किया है। चोल वंश के शासन में ग्राम सभा की भूमि क्या थी? ऑप्शन बी स्थानीय स्वशासन व न्याय व्यवस्था को बनाना इनकी प्रमुख भूमिका थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
पांड्य वंश के कौन से शासक ने मदुरै के पुनर्निर्माण का कार्य किया? सुंदर पांड्यन ने किया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चेर वंश की समुद्री व्यापार का प्रमुख आधार कौन सा था? ऑप्शन ए हमारा सही है, मसाले और हाथी दांत का निर्यात करना प्रमुख व्यापार था इनका। अगला प्रश्न, चोल वंश का कौन सा शासक श्री विजयन साम्राज्य पर आक्रमण किया? राजेंद्र चोल प्रथम ने आक्रमण किया। पांड्य वंश के इतिहास में संगम स्वभाव का क्या महत्व था? साहित्य और सांस्कृतिक केंद्र, ये इनके महत्व थे। चेर वंश के किस राजा के बारे में पट्टिन पाले संगम काव्य में उल्लेख मिलता है? ऑप्शन बी हमारा सही है, सैगट्टू वंश चेरल में इसका उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, पल्लव वंश के प्रशासन में किसका योगदान उल्लेखनीय था? मंत्री परिषद का योगदान उल्लेखनीय था। चोल वंश के उत्तर मेरु शिलालेख किस विषय से संबंधित हैं? ऑप्शन बी ग्राम पंचायत के सदस्य चयन प्रक्रिया से यह संबंधित है। अगला प्रश्न, पांड्य वंश ने किस विदेशी सभ्यता के साथ व्यापार किया? यूनानी और रोमन सभ्यता के साथ इन्होंने व्यापार किया। अगला प्रश्न, चेर वंश के क्षेत्र में मिलने वाले सिक्के में सबसे अधिक पाए जाने वाले सिक्के किस धातु के होते थे? सबसे ज्यादा ये चांदी के सिक्के होते थे। अगला प्रश्न, पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन सेकंड की प्रमुख उपलब्धि क्या थी? कांचीपुरम को सांस्कृतिक केंद्र बनाना इनकी प्रमुख उपलब्धि थी। चोल वंश की कौन सी भाषा प्रशासन में अधिक प्रचलित थी? तमिल भाषा सबसे ज्यादा प्रमुख थी। महाबलीपुरम में स्थित पंचरथ में कुल कितने रथ हैं? इसमें पंचरथ के नाम से है, तो इसमें 5 रथ ही हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। चेर वंश का प्राचीन नाम क्या था? चेर वंश का प्राचीन नाम केरल पुत्र था। आगे अगला प्रश्न, पल्लव वंश के किस शासक ने कांचीपुरम को राजधानी बनाया? महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने कांचीपुरम को राजधानी बनाया। अगला प्रश्न, चोल वंश के शासन काल में ग्राम पंचायतों को क्या कहा जाता था? इसको सभा कहा जाता था। अगला प्रश्न, पांड्य वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? कोवलम उस समय का प्रसिद्ध बंदरगाह था। चोल वंश की भाषा तमिल के अतिरिक्त कौन सी भाषा भी बोली जाती थी? मलयालम भी उस समय पर बोली जाती थी। मलयालम आज भी बोली जाती है। चोल वंश के राजेंद्र चोल ने अपनी राजधानी का नाम क्या रखा था? गंगकोड चोलपुरम इन्होंने रखा था। अगला प्रश्न, पल्लव की स्थापत्य कला का प्रमुख केंद्र कौन था? महाबलीपुरम प्रमुख केंद्र था इनका। चोल वंश के उत्तर मेरु शिलालेख में किस विषय का उल्लेख है? इसमें ग्राम पंचायत के सदस्य चयन की प्रक्रिया का उल्लेख पाया जाता है। पांड्य वंश का इतिहास मुख्यतः किन स्रोतों से जाना जाता है? यह संगम साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरण से जाना जाता है। अगला प्रश्न, चोल साम्राज्य का सबसे प्रमुख व्यापारिक मार्ग कौन सा था? समुद्री मार्ग मालाबार तक सबसे प्रमुख मार्ग था।
पल्लव वंश का कौन सा शासक कोलोन तुंग के नाम से जाना जाता था? नरसिंह वर्मन सेकंड, ऑप्शन ए हमारा। चोल वंश की नौसेना की प्रमुख विजय कौन सी थी? श्री विजय साम्राज्य पर विजय, यह प्रमुख विजय थी इनकी। पल्लव वंश के शिलालेखों में प्रमुख भाषा कौन सी थी? तमिल और संस्कृत दोनों भाषाएं इनकी प्रमुख थी। चेर वंश के किस राजा का उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है? उद्यान चेरन में यह मिलता है, ऑप्शन ए हमारा सही है। पांड्य वंश के कौन से शासक को कुलशेखर कहा जाता है? ऑप्शन सी, कुलशेखर पांड्यन को कुलशेखर कहा जाता है। अगला प्रश्न, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध पंचरथ किस शैली का निर्माण है? ऑप्शन बी हमारा सही है, पत्थर की एकल चट्टान से तराशे गए रथ हैं ये। चोल वंश के प्रशासन में नाडु का क्या अर्थ था? जिला या क्षेत्र नाडु कहलाता था उस समय पर। पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने किस राजवंश के विरुद्ध युद्ध लड़ा? ऑप्शन ए, चालुक्य राजवंश के विरुद्ध युद्ध लड़ा। चेर वंश के आर्थिक आधार पर कौन सा था? समुद्री व्यापार और मछली पकड़ना इनका आर्थिक आधार था। चोल वंश के शासक किसे तंजावुर का राजा के नाम से जानता था? राज प्रथम को जाना जाता था। पल्लव वंश के कौन से शासक ने कांचीपुरम को एक शिक्षा और सांस्कृतिक केंद्र बनाया? महेंद्र वर्मन ने इसको एक सांस्कृतिक केंद्र और शिक्षा का केंद्र बनाया। चोल वंश के प्रमुख मंदिर बृहदेश्वर का निर्माण कब हुआ? 11वीं शताब्दी में यह हुआ। अगला प्रश्न, पांड्य वंश का समुद्री व्यापार मुख्यतः किस वस्तु पर आधारित था? यह मसाले पर आधारित था। साथियों, इसी के साथ बहुविकल्पीय प्रश्नों की यह श्रृंखला हमारी समाप्त होती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।